अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 42वां लेक्चर है, जो कि अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल कम्युनिकेशन के बारे में। हमने पीछे ग्रुप के बारे में पढ़ा, टीम के बारे में पढ़ा, इतने सारे हमने फंक्शंस पढ़े, लीडिंग पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। लेकिन इन सब को करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो है कम्युनिकेशन। चाहे आप कोई भी किरदार अदा कर रहे हो, ठीक है, आप लीडिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एज अ मैनेजर हैं, एज अ वर्कर हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, आप इतनी अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली अपना किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। तो कम्युनिकेशन एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है जो ज़रूरी है किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, तो आज हम मैनेजरियल कम्युनिकेशन को देखेंगे। नॉर्मली तो हमें पता है कि हम बात करते हैं घर वालों से भी करते हैं सबसे, लेकिन आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कम्युनिकेशन को देखना चाहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ देखेंगे आज हम। ठीक है, द नेचर ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक मैनेजर के लिहाज से जो है वो कम्युनिकेशन की नेचर क्या होगी। कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग्स, यानी अल्फाज के जो मतलब हैं उनको ट्रांसफ़र करना, उनको समझने का मतलब कम्युनिकेशन है। मैं बोलूँ आपको समझना आए तो क्या फ़ायदा, यानी अब वही बात कि मेरा दोस्त हो तुर्की का, मैं दोस्त तो बोलूँ लेकिन मुझे टर्किश ना आती हो, तो क्या वो मेरी बात समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो आप एक मैनेजर हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा आपके मैनेजर होने का? ठीक है, तो यानी कि अल्फाज को ट्रांसफ़र भी करना है और समझना भी है, ये होती है कम्युनिकेशन। कहते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कन्वे नहीं होंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सामने वाले का उसको समझना, इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपकी बात को माने ही सही। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो आपकी बात को समझे, जो आप बोलना चाह रहे हो, आपको जो अल्फाज के मतलब आपका वही सामने वाले को पहुँचे। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात मानी जाए तभी वो गुड कम्युनिकेशन होती है, नहीं। गुड कम्युनिकेशन ये है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, जस्ट इट। ठीक है, उसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल के दो लोगों, ये दो ज़्यादा लोगों को जो मिलकर बात कर रहे हैं, वो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हर किस्म की, जितने किस्म की कम्युनिकेशन, जो पैटर्न, जो नेटवर्क, जो सिस्टम एक कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, चाहे वो लिख के आप कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, मेमोज लिख रहे हो, मीटिंग्स हो रही है, सारी कम्युनिकेशन ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है। और इंटरपर्सनल डायरेक्टली जो दो या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल जो इंटरपर्सनल प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होती, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, कम्युनिकेशनल नेटवर्क होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, जितने अच्छे से लोग बात करते होंगे, अपने व्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी ही अच्छी काम करेगी। जहाँ पे ऐसा सिस्टम ही ना हो कि कोई किसी से बात कर सके, किसी को काम में प्रॉब्लम हो रही है तो इतना ऐसा कोई माहौल मैकेनिस्टिक कि यार किसी को बताऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड होकर रह जाती हैं, लोग अपने मसाइल बयान नहीं करते और वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आगे दो किस्म की कम्युनिकेशन होती है काम में, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होती है यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, यानी अल्फाज का इस्तेमाल करना कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप रिटर्न भी कह सकते हो, ओरल भी कह सकते हो। रिटर्न में आप कह सकते हो लेटर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स लिख लिए, न्यूज़ लेटर्स, मैनुअल्स लिख लिए, ये सारी कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जिसमें आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस आप देख लें कि इस कन्वर्सेशन में टाइम लग जाता है। जैसी बात आप लिख के कर रहे हो, ये बोल के कर रहे हो, टाइम लग रहा है ना इसमें। और उसके बाद डिफ़िकल्ट होता है टर्मिनेट करना किसी को, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें। और उसके बाद एडिशनल टाइम चाहिए होता है आपको उस डॉक्यूमेंट में जो उसने कहा है उसको समझने के लिए। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी कि आप अपने बिहेवियर से विदाउट एनी वर्ड्स आप सामने वाले को बात समझा देते हो। अब एक बंदा काम गलत कर रहा है ना, आप जाके उससे बोलोगे ना कि आप गलत कर रहे हो, ये कर, ये टाइम लेगा। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं ना, समझ जाते हैं, एक गुस्से से जस्ट आप देखोगे ना, सामने वाला समझ जाता है जरूर मैंने कोई गड़बड़ कर दिया। अब दोनों में से टाइम किस पे ज़्यादा लगा? वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका बिहेवियर से जो चीज़ शो होती है, विदाउट एनी वर्ड आप बहुत कुछ कह जाते हो। ठीक है, यानी आपके अंदाज, चलने फिरने के अंदाज से पता चल जाता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके इशारे, कुछ भी वो चीज़ जिसमें आप वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दो ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपके जेस्चर्स, इशारे, फेशियल एक्सप्रेशंस और अदर बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद वर्बल इंटोनेशन ये होती है कि किसी और ने कोई बात कही है और आपको एम्फेसिस कर रहे हो, उसके वर्ड्स पे एम्फेसिस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि सामने वाले ने बात कही है ना कि उठो, तो आप उसकी बात को, यानी सामने वाले को इशारा करके बोलोगे कि वो उसकी बात सुने जैसे, तो किसी और के वर्ड्स पे एम्फेसिस करना, वर्बल इंटोनेशन। आगे चलते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एक और कम्युनिकेशन में। सबसे पहले होता है सेंडर। अब सेंडर कौन कौन से काम करता है? सेंडर का सबसे पहला, सेंडर जो मैसेज शुरू कर रहा है, जिसने इनिशिएट किया मैसेज को, जो बात करना चाह रहा है, अब वो क्या करेगा? सबसे पहले इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करेगा यानी इनकोडिंग का मतलब है जो वो बात करना चाह रहा है
उसको वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है या बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, इशारे इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है उन सबको इकट्ठा करना, वर्ड्स और चेंचल्स को जेस्चर्स को इंक्लूड करना, इकट्ठा करना कि सामने वाले को मैंने बात कहनी है ना, मैं आपको वह कह रही हूँ कि मेरी बात समझो, तो मैंने इसमें वर्ड्स कहे हैं, ठीक है, मेरा कुछ इंटेंशन है तो मैंने इनकोड किए वर्ड्स को। अगर यही बात अगर आप तक पहुँच गई जैसे मैंने कहना चाहिए वही मतलब आप तक पहुँच गया तो समझ लो कि अच्छी कम्युनिकेशन है। अब जेस्चर्स और वर्ड्स को इकट्ठा करते हुए इनकोडिंग करते हुए सामने वाले को क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, उसने ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले की सेंडर की इनकोडिंग स्किल्स कैसी हैं, यानी मुझे वैसे ही बात करनी है जैसे सामने वाले कभी मुझसे कर सकता है, ठीक है, उसको देखना है। उसके बाद उसने ये देखनी है कि रिसीवर की जो है वो एबिलिटी कितनी अच्छी है सिंबल्स के लिहाज से, यानी कभी कभी होता है ना हर बंदा आपके इशारे नहीं समझता, दोस्त होते हैं ना आपके इशारे समझ जाते हैं, हर बंदा नहीं समझता। तो आप बात करते हो अगर आप इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन में तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि सामने वाले की स्किल कितनी है, एबिलिटी कितनी है कि वो मेरे सिंबल्स को समझ सकता है, कौन कौन से किस हद तक समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद जजमेंट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज़ ऑफ सर्टेन सिंबल्स, वही बात कि कौन कौन से सिंबल मैं यूज़ कर सकता हूँ। हर बंदे के साथ आप हर किस्म के इशारे नहीं कर सकते हो या हर बंदे के साथ आप हर किस्म की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एक बंदा है डॉक्टर, वो डॉक्टर की जो अजीब सी ज़ुबान होती है वो अब हर बंदे के साथ वो यूज़ नहीं कर सकते। एक डॉक्टर की ज़ुबान डॉक्टर तो समझ सकता है, एक डॉक्टर ने जो वर्डिंग यूज़ की है वो जो कोडिंग में वो जो केमिकल फार्मूले लिख के वो सामने वाले को तो दवाई समझा सकता है लेकिन वो हमें नहीं समझा सकता, यानी कि किस के लिए कौन से सिंबल यूज़ करने हैं ये भी उसे जजमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो इसी सिचुएशन सेम सिचुएशन में पास्ट एक्सपीरियंस को याद करेगा कि ऐसी सिचुएशन पिछली बार हुई थी तो मैंने किस तरीके से बात की थी, ताकि मैं उसी तरीके से करूँ, अगले बंदे को पहले से पता होगा कि यही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जॉब स्टेटस और एजुकेशन भी देखी जाएगी कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और सामने वाला बिल्कुल अनएजुकेटेड हो, तो आपको बहुत सिंपल अल्फाज, बहुत सिंपल आसान लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम अपने मेट्स से तो बात कर सकते हैं लेकिन अपने घर में अपने बुजुर्गों से हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही बात कि आपको जॉब, एजुकेशन, स्टेटस, एजुकेशन सब कुछ देख के बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है इमोशनल स्टेट भी देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन करते हुए, इस वक्त मेरी इमोशनल स्टेट क्या है, मैं किस लिहाज से बात कर रहा हूँ और सामने वाले की क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब अगली जो मेन कंपोनेंट है, हमने पहला क्या कंपोनेंट था, सेंडर था, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट अब उसकी इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग उसने वर्ड्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब वो वर्ड्स इकट्ठा होकर क्या बने हैं, मैसेज, यानी इनकोडिंग प्रोसेस की जो आउटकम होती है उसे मैसेज कहते हैं, यानी जिसमें उसने वर्बल नॉन वर्बल सब कुछ इकट्ठा करके एक मैसेज बना दिया जो उसने रिसीवर को देना है। अब अगली चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी मैसेज के लिए वो है मीडियम, यानी किस तरीके से वो मैसेज जाना है, ठीक है। जो भी मेथड उसने यूज़ करना है रिसीवर के लिए, चाहे टेलीफोन यूज़ करे, चाहे मीटिंग करे यानी जाके बात कर ले, चाहे फॉर्मल को रिपोर्ट लिख दे, जो भी तरीका वो इस्तेमाल करेगा वो मीडियम है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आपको उस वक्त यानी वो बात कितनी ज़रूरी है उसके लिहाज से आप मीडियम यूज़ करते हो, ठीक है। आपको स्पीड भी देखनी है, कॉस्ट भी देखनी है, इंटेलिजिबिलिटी भी देखनी है, कन्वीनियंस भी देखनी है, टाइम भी देखनी है, फ्लो भी, फीडबैक ऑप्शन भी, इंटरपर्सनल डायनामिक्स भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, सब कुछ आप देख के कि यानी ये बात ज़रूरी है, इस पर कितना टाइम लगना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ आप देख के सामने वाला किस तरीके से मेरी बात आसानी से समझ सकता है, लिखी हुई आसानी से समझेगा या मैं जाके बात करूँ तब समझेगा, टेलीफोन पर भी समझ जाएगा या मुझे लिख के करनी पड़ेगी, ज़्यादा वजाहत करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, फ्लो कम्युनिकेशन का कैसा होना चाहिए, हर चीज़ देख के आप मीडियम जो है वो सिलेक्ट करोगे कि मुझे ये बात किस तरीके से किस मीडियम के जरिए करनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसीवर। रिसीवर अब वो बंदा है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसने आपका मैसेज रिसीव करना है, ठीक है। अब रिसीवर के कौन कौन से काम होंगे, सबसे पहले डी कोडिंग, यानी आपने जो इनकोड किया था, जो मैसेज भेजा है उसको डी कोड करेगा, वो उन अल्फाज को इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा आपके उन सिंबल्स को और जानेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कहते इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रिजल्ट यही है कि सेंडर और रिसीवर दोनों का कॉमन मीनिंग अचीव हो, वही बात वैसी ही रिसीवर को समझ आए जैसे सेंडर बताना चाह रहा था, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है, फिर कहते हैं कि रिसीवर को जो है वो नीड टू कंसिडर द मीडियम एंड कॉन्टेस्ट ऑफ द मैसेज, यानी उसे समझने की ज़रूरत होती है मीडियम को भी किस तरीके से बात आई है। जैसे बात अगर आपने फ़ोन पे की है तो उसे पता होगा कि यार ये बात इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन अगर पर्सनली आए हैं तो यानी उसे ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक मैसेज का कॉन्टेक्स्ट के बात करने का मकसद क्या है और दूसरा का मीडियम क्या था, ये दो चीज़ें उसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है नॉइज़, यानी नॉइज़ वो फैक्टर जो आपकी कम्युनिकेशन का मतलब बदल सकता है, यानी हर वो चीज़ जो रुकावट बनेगी आपकी कम्युनिकेशन का लफ्ज़ बदलने में, मीडियम भी कभी कभी रुकावट बन जाते हैं, यानी जिस तरीके से आपने बात की है, जो कम्युनिकेशन आपने तरीका यूज़ किया है, कभी कभी आपके अल्फाज ठीक होते हैं, वक्त गलत होता है, ठीक है, यानी गलत वक्त पे आपने सही बात कह दी हो तो वो सही बात भी गलत हो जाती है। तो हर वो चीज़ जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही है और उसके अल्फाज बदल रही है वो नॉइज़ कहलाएगी, ठीक है। अगली चीज़ है फीडबैक। फीडबैक वो रिस्पॉन्स होता है जो रिसीवर जो है वो आपके मैसेज को समझने के बाद आपको जो जवाब देता है वो फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक देने के दौरान सेंडर फिर से रिसीवर जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, अब इसने अपनी तरफ से मैसेज भेजना है ना, तो वही बात की फिर कन्वर्सेशन हो गई।
आगे चलते हैं कि फीडबैक जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये फीडबैक वो इन्फॉर्मेशन है जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि मेरी जो कम्युनिकेशन की थी वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं, यानी सामने वाले को क्या मतलब समझ में आया। आपने मुझे कहा क्या हाल है, तो मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि जो बात मैंने की थी वो तुम्हें समझ आ गई है। ठीक है, तो फीडबैक का मतलब है कि पता चल जाए सामने वाले को कि उसने जो कम्युनिकेशन की थी उसकी सक्सेस हुई है या नहीं। फिर कम्युनिकेशन दो तरीके से होती है, एक होती है वन वे कम्युनिकेशन, के सामने वाला सिर्फ बात कर दे, ठीक है, हमने आगे से कोई फीडबैक नहीं देना, फीडबैक अलाउ नहीं होता, जस्ट अगले की बात सुननी है, वो वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें अगले ने बात की हमने भी जवाब देना, ठीक है। फिर उसके बाद है बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जो हमने नॉइज़ पढ़ा ऊपर, ठीक है, नॉइज़ पढ़ा है हमने। तो बैरियर्स अब कौन से हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है वो बैरियर्स बनते हैं, रुकावटें बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग यानी कि अब मैंने कोई बात की है, लेकिन उसको आप बात की है दरमियान में मैंने कहा कि फ़लाँ को बता दीजिएगा, तो आप उस बात में से कट आउट करके उसमें उसको फ़िल्टरिंग करके सामने वाले के लिए जो है फ़ेवरेबल करके उस बात को सामने वाले को बता देते हो। यानी वो अल्फ़ाज़ जो आपको लगता है कि यार ये उसको अच्छे नहीं लगेंगे या ये हालात को बिगाड़ सकते हैं, उनको कट आउट करके फ़िल्टर करके, यानी बुरी-बुरी चीज़ें निकाल देना। फ़िल्टर करते हैं ना पानी को, कि उसमें से जो जितने जरासीम वगैरह हैं वो निकल जाएँ, तो फ़िल्टरिंग करना, ठीक है। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन में फ़िल्टरिंग मैनेजर्स को मोटिवेट भी करते हैं, और हर किसी को आती भी नहीं होती, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो एक तरीका तो ये है फ़िल्टरिंग का, ठीक है। इससे ये होता है कभी कभी ये अच्छी भी होती है, लेकिन कभी कभी इससे जो है वो इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है कम्युनिकेशन की, वो बात नहीं रहती जो आप कहना चाह रहे हो, सामने वाले को हो सकता है वो बात इस तरह कहने से ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शन, कि आप जो है वो जो सुनने वाला है, ठीक है, वो इंटरप्रेट करता है चीज़ों को कि व्हाट दे सी एंड हियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड्स। यानी जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं उसका मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस और अपने एटीट्यूड के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये चीज़ भी रुकावट बन जाती है, मतलब एक किस्म की रुकावट होती है। हम बात अपने लिहाज से कह रहे होते हैं, सामने वाला उसे अपने लिहाज से समझ रहा होता है। उसके बाद है इमोशंस, यानी कि आप जब मैसेज दे रहे हो तो एक रिसीवर जब इंटरप्रेट करेगा, समझेगा मैसेज को, तो उस वक्त उसका मूड क्या है ये भी बहुत डिपेंड करता है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए मैसेज डायरेक्ट करते हुए जब आपको पता हो कि आपका रिसीवर अपसेट है, क्योंकि उस वक्त वो क्लियरली सोचने की हालत में नहीं होता, ठीक है। तो इमोशंस भी बहुत बड़ा बैरियर होते हैं। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेज दो कि सामने वाला उसे ना ही देख सके। अब जैसे कि आप 600 इकट्ठे ईमेल आपने मैसेज किसी के इनबॉक्स में कर दिए, सामने वाले को तो दिमाग ही खराब होगा ना। अब उस मैसेज का क्या करेगा, या तो इग्नोर करेगा, पास ओवर कर देगा, फॉरगेट कर देगा उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो या फिर क्या करेगा कि वो उन 600 को पढ़ने बैठ जाएगा और अगले 3 महीने फिर आपसे बात नहीं कर पाएगा। अब वो 600 को पढ़ेगा बैठेगा, तो इन दो तरीके ही हो सकते हैं। तो दोनों तरीकों में ओवरलोड इन्फॉर्मेशन की वजह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। फिर उसके बाद है डिफेंसिवनेस, यानी कि आप इस तरह वर्बली बात करते हुए बिहेवियर में जो है वो इस तरह इंगेज हो कि सामने वाले पे अटैक कर रहे हो। बात आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सामने वाले को मारने को दौड़ रहे हैं, ठीक है। अटैकिंग अदर्स, मेकिंग स्ट्रेस्टिक रिमार्क्स, यानी अगले को डराने वाले रिमार्क्स दे देना, जजमेंटल रिमार्क्स देना, सवाल करना किसी से। तो ये सारी चीज़ें जिनके सामने वाले को लगे कि मुझे धमकी मिल रही है, ये सारी चीज़ें भी जो आपकी इफेक्टिवनेस है उसको ख़त्म कर देती हैं। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को सामने वाला आपकी बात क्लियरली समझ नहीं सकता, यानी आपका बात करने की जो टोन है। फिर उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ होती है, हर इंसान के जो है वो अपनी लैंग्वेज होती है, और एक लफ्ज़ जो है वो उसके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, वही बात कि एज देखी जाए, एजुकेशन देखी जाए, कल्चरल बैकग्राउंड देखा जाए, उसके हिसाब से आप जो है वो एजुकेशन अपने जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करेंगे। जो बात मैं पहले दे चुकी हूँ कि हम बड़ों से अगर बात कर रहे हों तो हमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें बात करें, उन्हें अच्छे तरीके से समझ जाती है। कल्चरल बैकग्राउंड भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। जार्गन जो है ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है जो ग्रुप यूज़ होती है कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि ग्रुप में यूज़। जार्गन यानी कि वो स्पेशल, कोई भी ग्रुप होता है ना, उनकी अपनी कुछ वर्डिंग्स होती है, कुछ ऐसी कोई भी 2 या 3 लोग होते हैं ना, स्पेशली 2 की बात कर रहे हैं, उनमें स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो कॉमनली बात करते करते कुछ ऐसे उनके जेस्चर्स, कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं, यानी कि वो 1-2 वर्ड से उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती होती है। तो ये जार्गन्स बन जाते हैं, यानी कि ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट करते हुए कुछ ऐसे स्पेशली टेक्निक्स, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होना शुरू हो जाती है, स्पेशल टर्मिनोलॉजी, यानी बाकी सबको समझ में नहीं आता होता है। जैसे आजकल अब मैं कह सकती हूँ आसान ज़ुबान में कि ये जो रिवाज निकले हुए हैं टीसी, अब मैं तो आपको कह रही हूँ, आप मुझे कुछ समझ, ये टीसी हर बंदे को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो रोज़ बात करता है उसे पता चलेगा यार टेक केयर कह रहा है, ठीक है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज मतलब मिसाल दे रही हूँ जस्ट, जो आजकल के चल रहे हैं सिस्टम।
तो उसके बाद नेशनल कल्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये मैनेजर चूज़ करेगा कि कम्युनिकेट करने के लिए मुझे हमारे नेशनल कल्चर के लिहाज से, जो हमारा कल्चर उस हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है। तो अब ये जो इतने सारे बैरियर्स बताए गए हैं, इनको ओवरकम कैसे किया जाए, तो फीडबैक का इस्तेमाल किया जाए। वर्बल हो नॉन वर्बल हो, फीडबैक को आसान बनाया जाए। सामने वाले को ऐसा माहौल दो कि वो आपको फीडबैक दे सके। सिंपल करो लैंग्वेज को। लिसनिंग एक्टिवली, यानी सामने वाली की बात को एक्टिवली सुनो, ठीक है। लिसनिंग एक्टिवली यानी सर्च फॉर मीनिंग्स, यानी कि जब आप एक्टिवली सुन रहे हो तो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले की मीनिंग्स को सुनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक्टिवली लिसनिंग यानी इसका मतलब ये है कि आप विदाउट एनी जजमेंटल, यानी कि प्री मेच्योर होके, इंटरप्रेट होके नहीं, टोटल कंसंट्रेशन के साथ आप बात सुनोगे उसकी, ठीक है, इंटरप्रेट करोगे उसके मीनिंग्स को। एक्टिवली लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एक्टिवली लिसनिंग जो होती है वो इन्हेंस होती है अगर आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस दोगे। तो अगर आपके लिए सेंडर इंपॉर्टेंट होगा ना, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है उसकी बात सुनोगे, ठीक है। और उस की जगह खुद को रख के, यानी अगर मैं बात कर रहा होता, मुझे कोई अवॉइड करता, नज़रअंदाज करता, तो मुझे अच्छा ना लगता ना, इसीलिए मुझे अपने आप को उसकी जगह रख के अब उसकी बात अच्छे से सुननी है, ठीक है। उसके बाद इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। वही बात कि इमोशंस देखो कि आप जो है वो देखोगे कि इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो बात कर रहा है। वो हैप्पी है तो वो हैप्पीली न्यूज़ दे रहा है, तो आपको वैसा रिएक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है वॉच नॉन वर्बल क्यूज़, यानी जब बात सामने वाला कर रहा है तो उसके नॉन वर्बल क्यूज़, उसके इमोशंस, उसके जेस्चर्स, उसके हाथ के इशारे देखो। कि कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि अल्फाज से ज़्यादा जो इंसान के एक्शंस होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं, ठीक है। कभी कहता है ना कि इंसान की खुशी जो होती है ना, कभी कभी उसके अल्फाज से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा ज़ाहिर हो रही होती है, उसका दुख। ये सारी चीज़ें जो इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो जेस्चर्स होती हैं, ये बात को समझने में आसानी कर देती हैं, ठीक है। तो जेस्चर्स पे, क्यूज़ पे, जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, इन पे ज़्यादा गौर करो, तो ये बैरियर्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को ख़त्म करने के लिए ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद है फिर हम देखेंगे जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो एक मतलब ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड में हो रही होती है, कि जी एक मैनेजर ने बात की, नीचे आप नीचे बता रहे हो, नीचे एम्प्लॉयज़ को बताई जा रही है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। किसी भी एक काम करने के लिए जो कम्युनिकेशन हो रही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें कोई स्ट्रक्चरल हायरार्की नहीं होती, कि मतलब ज़रूरी है कि आप जो है एक मैनेजर की एम्प्लॉय से बात हो रही है, नहीं, एम्प्लॉयज़ आपस में भी बात कर रहे हो सकते हैं, यानी जिसके कोई स्ट्रक्चर पहले से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफाइन नहीं होता। एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। इससे ये होता है कि जब आप बात करते हो एक दूसरे से, क्रिएशन होती है, आपके अल्टरनेटिव ज़्यादा बनते हैं, इफेक्टिवनेस आती है, एफिशिएंट होती है, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनते हैं ज़्यादा। जब बात करते हो आप दूसरे से, आपका दिमाग खुलता है, काम ज़्यादा होता है। अब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कितने किस्म की कम्युनिकेशन होती है। एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात करता है, ठीक है, डायरेक्टली करता है, इन्फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इवेल्युएट करता है, यानी उनके काम का तज्जिया करना, कोऑर्डिनेशन करना उनके आपस में, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी एम्प्लॉयज़ जो अपने मैनेजर से बात करते हैं, ठीक है। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्यों यूज़ होती है? मैनेजर्स को अवेयर रखा जाता है कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या फील कर रहे हैं अपने काम के बारे में, अपने वर्कर्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें जब अपडेट करते हैं आप अपने मैनेजर को, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है कि किस हद तक अपवर्ड कम्युनिकेशन की जा सकती है। अगर एक क्लाइमेट माहौल ऐसा है जिस पर ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन होता है, तो ये सारी चीज़ें इंकरेज करती हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने मैनेजर से जाके बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हाईली मैकेनिस्टिक अथॉरिटेरियन एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पे लिमिटेड होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, हर कोई जाके बात नहीं कर सकता, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन के यानी सेम लेवल पे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपस में बात करें, जैसे एम्प्लॉयज़ आपस में कर ले, या मैनेजर जो आपस में एक लेवल पे हैं वो बात करें, वो लेटरल कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन होती है क्रॉस कम्युनिकेशन, कोई भी, यानी कि आप जो है वो ऊपर भी बात कर, डाउनवर्ड भी हो रही है, अपवर्ड भी हो रही है, लेटरल भी हो रही है, हर तरफ जो कम्युनिकेशन हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो फंक्शन डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से बात कर रहा है। तो कहते हैं कि इस कम्युनिकेशन ये अच्छी तो है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ईमेल्स के जरिए होती है। ईमेल्स आप यहाँ पे बैठे हुए अपने मैनेजर को भी कर रहे हो, साथ वाले को भी कर रहे हो, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम्स होती हैं तब जब एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म नहीं करते इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपने कोई इन्फॉर्मेशन साथ वाले डिपार्टमेंट को भेज दी है, तो आपको आपके मैनेजर को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे डिपार्टमेंट्स में शेयर हो रही है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों से मैनेजर अवेयर होगा तो फिर ये इफेक्टिव है, लेकिन अगर उसे नहीं पता तो फिर ये इफेक्टिव नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।